तो आज बहुत टाइम के बाद इसके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि अब हमको सिचुएशन क्या है सब कुछ क्लियर हो गई है। विंस मैकमैन के बारे में आपको पता है, उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे हशमनी के कि उन्होंने पैसे पे किए थे $12 मिलियन। आपको पता है उनके ऊपर अलग अलग तरीके के चार्जेस थे, काफ़ी बुरे थे एंड चार्जेस थे या फिर एलिगेशंस थे, वो सब चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पूरी कमेटी बैठाई थी WWE ने, अब वो कमेटी खत्म हो चुकी है। मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशन थी वो अपना जिस जगह पर उनको पहुंचना था यानी कंप्लीट हो चुकी है पूरी। और ऑब्वियसली जो रिजल्ट है वो कुछ ये है कि विंस मैकमैन पूरी जो कमेटी बैठी थी उसके जो खर्चा आया था $20 मिलियन का, वो पे करेंगे, वो उन्होंने अग्री कर लिया है। और गाइस कहीं से भी अब विंस मैकमैन आपको WWE कंपनी के अंदर नहीं देखने को मिलने वाले। मतलब कि WWE के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से ये पता चलता है कि स्पोक पर्सन जो है कि विंस मैकमैन हर वे में WWE से डन हो चुके हैं किसी भी तरीके से। मतलब 100% डन का मतलब मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि ना सिर्फ कंट्रोल में, पावर में, बल्कि ऑन स्क्रीन भी शायद विंस मैकमैन का कोई रोल नहीं बचा, क्योंकि 100% WWE से डन होने का मतलब यही है कि अब उनका रोल सिर्फ WWE में ये रह गया कि उनके पास पैसे हैं और उनके उन पैसों के जो स्टॉक्स है वो WWE के अंदर है। यानी कि अभी जो WWE को ओन करने वाला हिस्सा है विंस मैकमैन के हाथ में है, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि उस कंपनी के ऊपर पैसे विंस मैकमैन के लगे, लेकिन लोग जो काम कर रहे हैं वो अलग तरीके से कर रहे हैं, वो विंस मैकमैन के कहने पर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी सुनी जाती है, उनके पास जो है डिसीजन मेकिंग पावर होती है जो विंस मैकमैन के पास थी। अब उसके ऊपर जरूर असर पड़ा है क्योंकि स्टोरी लाइन के ऊपर तो एटलीस्ट विंस मैकमैन का ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है, वो बिल्कुल अब अलग चीज हो चुकी है। आई होप आप अब समझ पा रहे हो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि कैसे वो WWE के इन्वेस्टर होते हुए भी सबसे ज्यादा स्टेक्स लेते हुए भी कैसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा ही है, विंस मैकमैन पूरी तरीके से डन हो चुके हैं। और ये बात हमको WWE के जो थर्ड क्वार्टर कॉल थी साल की, उसमें पता चल गया। तो मतलब अब कोई नाता नहीं रहा विंस मैकमैन का, अब सिर्फ वो इन्वेस्टर हैं एंड आपको वो नहीं देखने को मिलेंगे। और जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो अब बस यही है सीन। कुछ रिएक्शन अगर आपके इसके ऊपर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। WWE की अर्निंग कॉल के अंदर क्या क्या बड़ी चीजें हमको पता चली वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो WWE का जो रेवेन्यू है थर्ड वो जो क्वार्टर है उसमें $304 मिलियन रहा है। $1 मिलियन आपको पता ही है ये बैठते हैं लगभग 8 करोड़ रुपए के आसपास। हाँ, 8 करोड़ ही पड़ रहे हैं। तो $100 मिलियन हो गए आपके 800 करोड़ के और 300 हो गए 2400 करोड़ के। तो इतना जो मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा तो करेक्ट कर देना मुझे। और 19% की जो ग्रोथ है वो इसमें देखी गई है। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको डिविडेंड्स दिए हैं $9 मिलियन के डिविडेंड्स। यहाँ पर अगर आप स्टॉक वगैरह से थोड़े से ऐसे हो गए तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्लैश एट द कैसल जो है WWE का फर्स्ट यूके वाला इवेंट बना 30 साल में, मेजर स्टेडियम इवेंट है और इंटरनेशनली इसको सबसे ज्यादा देखा गया है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। WWE के जो डोमेस्टिक प्रीमियम लाइव इवेंट्स है जिसका नाम मनी इन द बैंक, समरस्लैम, एक्सट्रीम रूल्स, ये मोस्ट व्यूड इवेंट गए हिस्ट्री के और 17%, 20% और 36% रिस्पेक्टिवली ये जो है ग्रोथ में आया, मतलब कि पिछले साल से। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि पैसों के मामले में तो जेबें मोटी हुई हैं, क्योंकि अर्निंग कॉल के अंदर बहुत कुछ चीज़ें रिवील हुई जिससे पता चल रहा है कि WWE बहुत तगड़े वाले प्रॉफिट में जा रही है। अभी थोड़ी देर में और कुछ मैं आपको प्रीमियम लाइव इवेंट से जुड़ा स्टैट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली की राइवलरी के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू बॉबी लैशली उनका लास्ट मैच नहीं है क्राउन जूल के अंदर अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। बॉबी लैशली का कहना यह है कि मैं ऑलरेडी ब्रॉक लेसनर के सामने जीत चुका हूं और अगर मैं उसको फिर से हराने जा रहा हूं क्राउन जूल के अंदर तो डेफिनेटली 2-0 वाली सिचुएशन हो जाएगी। और ब्रॉक लेसनर ऐसा बंदा नहीं है जो कि पीछे बैठेगा, तो डेफिनेटली वो रुकने नहीं वाला। और बॉबी लैशली ने हमको ये भी बता दिया कि पहले से कैसे ये वाला मैच डिफरेंट है, इस बार चीजें काफी अलग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अब एग्जैक्टली उससे क्या बॉबी लैशली कहना चाह रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्राउन जूल का मैच देखने के बाद पता चल जाएगा। बट अनफिनिश्ड बिजनेस स्टिल रहने वाला है बॉबी लैशली का, ये कहना है उनका ब्रॉक लेसनर के साथ मैच से पहले। ऐसा होता है तो बढ़िया ही है, क्योंकि राइवलरी तो चलती चली जाए, इसमें स्टोरी लाइन अच्छी हो तो मजा आएगा इसको देखने बहुत ज्यादा। ब्रॉक लेसनर की रिसेंट एक पिक्चर काफी वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पे बियर्डेड बुचर के साथ वो पहले भी गए थे, अब भी गए हुए। और यहाँ पे आप देख सकते हो शेफ लेसनर हैं खड़े हुए और साथ में प्लेट में जो है बहुत सारा मीट है। और ये बुचरिंग करना ये ब्रॉक लेसनर को काफी पसंद आता है और इस वाले शौक को वो अपने से कैरी कर रहे हैं। तो फोटो ये बस ज्यादा बताने के लिए नहीं है कुछ यहाँ पे। लोगन पॉल रोमन रेंज से मैच करने के लिए निकल चुके हैं सऊदी अरेबिया के लिए। अभी सऊदी अरेबिया इवेंट को लेकर क्या प्लान है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो जो सिचुएशन वॉर वाली चल रही है उसके बारे में। तो लोगन पॉल की वाली पिक्चर देख सकते हो जो कि उनकी स्टोरी से आई है।
यहाँ पे उनका ये रिंग गियर है, एंट्रेंस गियर होगा मेरे ख्याल से, रिंग गियर तो नहीं होगा। ये पहन के वो आएंगे और वो निकल भी चुके हैं सऊदी अरेबिया के लिए। तो मतलब मामला सारा सेट है क्राउन जूल के लिए, एंड आई होप ये ऐसे ही सेट रहे, क्योंकि जो नेक्स्ट अपडेट है वो इसी से रिलेटेड है। और इमरजेंसी कंटिजेंसी प्लान्स WWE रखेगी अपने पास अगर कोई ऐसे इश्यूज आते हैं, लेकिन फिलहाल क्राउन जूल वैसे ही जा रहा है जैसे उसको जाना चाहिए था। हाई अलर्ट की सिचुएशन भी आ सकती है, ऐसा भी पता लग रहा है कि मतलब WWE कोशिश पूरी कर रही है कि वो जाए अच्छे से, और जो सारे सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लिए जाएं ताकि उनके स्टार्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर क्राउन जूल के अंदर ये जा रहे हैं तो आप फिर मान सकते हो कि WWE जा रही है तो पूरी तैयारी से, लेकिन जहाँ से भी उनको थोड़ी बहुत दिक्कत लगती है तो फिर वो वापस आ जाएंगे। बट फिलहाल अब क्योंकि क्राउन जूल पास आ चुका है तो इसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। बट ये ऐसी रियल लाइफ सिचुएशन है, इसके ऊपर WWE का खास कोई कंट्रोल है नहीं। कुछ गड़बड़ होती तो फिर WWE इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। रोमन रेंस एंड लोगन पॉल का क्राउन जूल का मैच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, इससे रिलेटेड एक सरप्राइज आप कह सकते हो, शायद इस चीज़ का काफ़ी रोल हो सकता है मैच के अंदर। और वो ये है कि PW इनसाइडर के अकॉर्डिंग लोगन पॉल के ब्रदर जेक पॉल होने वाले हैं इस मैच के दौरान में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि कैसे एंडरसन सिल्वा के साथ जो उनका बॉक्सिंग फाइट थी, जो मैच था, उसके अंदर भी वो जीत चुके हैं। तो उनको ये पता है कि जेक पॉल एक अच्छी अटेंशन है, तो अगर वो रिंग साइड पर आ रहे हैं तो डेफिनेटली चांसेस काफ़ी बन रहे हैं कि WWE उनका यूज़ करे। अब करेगी या फिर नहीं, वो एक क्वेश्चन रहेगा देखने के लिए। अभी मैंने आपको स्टैट बताया था ना WWE की अर्निंग कॉल के, तो रॉयल रंबल के बारे में आपको एक स्टैट बताता हूँ। तो 2023 का जो रॉयल रंबल है वो ऑलरेडी $4.6 मिलियन के गेट पर पहुंच चुका है। इसका मतलब कि कितने ज़्यादा WWE के टिकट्स से टिकट्स खरीद के उनकी कमाई होगी, और ये ऑन ट्रैक है टू बी द बिगेस्ट इन द PPV's हिस्ट्री। तो फिर अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी WWE के लिए, और देखते हैं कि क्या इतना बड़ा जो ये नाम है वो अपने कर सकता है। क्लैश एट द कैसल के बारे में भी आपको बताया था, 2022 जो क्लैश एट द कैसल अभी हुआ, $8 मिलियन का इसका जो है लाइव गेट रहा है। तो $8 मिलियन की ऐसे कमाई हुई है WWE की वहाँ के अटेंडेंस से, तो बहुत तगड़ी और बड़ी बात है, क्योंकि टिकट्स बेच के ही अगर इतने पैसे कमाए जा रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो ग्लोबली WWE कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। ट्रिपल एच के 100 दिन पूरे हो चुके हैं अपनी इस एरा के अंदर, तो सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि आप बता सकते हो मुझे कि कैसा लग रहा है आपको 100 दिन ट्रिपल एच के, क्या चेंजेस लगे, मज़ा आया फिर नहीं। और इससे रिलेटेड एक बात और है कि ऑफिशियली सर्वाइवर सीरीज़ का नाम चेंज हो चुका है। सर्वाइवर सीरीज़ को अब हर साल एनुअली सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम्स ये करके ही WWE इस प्रीमियम लाइव इवेंट को रखने वाली है, और अच्छा भी है। इसको जो है थोड़ी तगड़ी वाली थीम मिल गई है। अब जो लग रहा था कि सर्वाइवर सीरीज़ का कॉन्सेप्ट डल हो रहा है, उसको कह सकते हैं नया ऐसे नई शुरुआत मिल रही है कहीं ना कहीं। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, और सैमी ज़ेन से रिलेटेड ट्वीट किया वैसे मैंने, आप लोग जाके ट्विटर के ऊपर चेक कर सकते हो, बताना आप लोग कितना अग्री कर रहे हो। लेकिन सैमी ज़ेन ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर इस वाली पिक्चर को पोस्ट किया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये वही है जहाँ पे इस ग्राफिक के थ्रू हमको ये बताया जा रहा है कि कैसे सैमी ज़ेन तो अपने आप में फनी बंदा है, और वो जे ऊसो, जिमी ऊसो, सोलो सिकोवा एंड रोमन रेंज सबको हंसा रहा है। इवन कितनी तगड़ी अटेंशन मिल रही है आजकल सैमी ज़ेन को सोशल मीडिया के ऊपर, आप लोग देख सकते हो 35,000 तो लाइक्स ऑलरेडी इस ट्वीट के ऊपर ही हो चुके हैं। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है, और आई होप इस मोमेंटम को कहीं ना कहीं WWE अच्छी जगह पर लेकर जाए, जो कि फ़ायदे वाली चीज़ है। और सच बताऊं मैं तो अब ये भी सोच रहा हूँ कि सैमी ज़ेन को ना ही करो अलग ब्लड लाइन से, जितने लंबे टाइम तक रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि फैंस इस वाली स्टोरी लाइन को बहुत ज़्यादा मतलब मज़े कर रहे हैं, एंटरटेनिंग है काफ़ी ज़्यादा। बट क्योंकि वो नहीं है रियल ब्लड, तो प्रॉब्लम तो यहाँ पर ज़रूर हो सकती है। आज की वीडियो देखी थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।